गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। उसमें हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, उसमें हम गुड्स की डेफिनेशन पे थे। इसका हम डीप एनालिसिस कर रहे थे कि गुड्स की डेफिनेशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि गुड्स पे ही तो लगता है जीएसटी। तो गुड्स का पता होना चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ों को गुड्स माना गया है। इसमें हमने अब तक समझ लिया था कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप जैसे फर्नीचर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अदर देन मनी अपन ने पढ़ लिया था, मनी में क्या क्या छोड़ दिया गया है। जो लीगल मनी है जो अभी चल रही है एट प्रेजेंट में है, उसको मनी का पार्ट नहीं माना जाएगा, चाहे चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, ऑनलाइन पेमेंट हो। जो लीगल टेंडर है जो अभी इन फोर्स में, उसे मनी को आप जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। सिक्योरिटी, शेयर मार्केट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, पर एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी के दायरे में आता है। एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अगर पढ़ा हो अपने फाउंडेशन में, अपने पास्ट में, तो आपने पढ़ा होगा इसमें कि एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है। अब सर ये एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, तो इसे डीप में एनालिसिस करेंगे कि अब रटना नहीं है, आपको मगअप नहीं करना है चीज़ों को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं, डीप में जाने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से कई बच्चे सीए क्विट करते हैं आगे जाके, जब वो सीए फाइनल में नहीं पहुंच पाते या फाइनल में पहुंच जाते हैं, उनके बेसिक्स नहीं उतने स्ट्रांग होते हैं, तो वो सीए छोड़ने की सोचते हैं। अगर आप डीप में पढ़ाई करेंगे, हर चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के पढ़ेंगे, चाहे किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, हर वर्ड का आप कोशिश करिए उसका मीनिंग आपको पता हो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हाँ एक्शनेबल क्लेम होता है और उसे एक अनसिक्योर्ड डेट बोलते हैं। कई बच्चे से ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि वो अनसिक्योर्ड डेट है। तो कोशिश कीजिए आप उसे डीप में जाके एनालिसिस करते हैं। हम एक्शनेबल क्लेम अब अच्छी तरह समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम होता क्या है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक्शनेबल क्लेम की। ये आपकी बुक में भी है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी है, तो वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम। जब यहीं रीड कर लेते हैं तो आगे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कोई बोलता है एक्शनेबल क्लेम, तो वो ये बोलता है अनसिक्योर्ड डेट। डेट दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जब आप किसी से लोन लेते हैं या देते हैं, तो लोन दो तरीके का हो सकता है। एक तो सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन तो समझते हैं, कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन लेना। आपने कोई ज़मीन गिरवी रखी, मकान गिरवी रखा, ज्वेलरी गिरवी रखी, उस गोल्ड लोन जैसे मार्केट में मिलता है, उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और बिना कुछ गिरवी रखे अगर आप लोन लेते हैं, किसी आदमी ने आप पे विश्वास करके आपको लोन दिया, तो उसे आप अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और ये अनसिक्योर्ड लोन ही एक्शनेबल क्लेम होता है, इसे ही एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। पर सर समझ में तो कुछ भी नहीं आया। उसी को समझने के लिए तो डीप एनालिसिस करेंगे हम अब, कि अगर नॉर्मल कोई बोले एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड लोन, पर सर ये गुड्स कैसे है, इसे गुड्स क्यों माना गया है लोन को, इसे हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट, मतलब आपके पास राइट है किसी लोन को लेने का। जैसे मैंने एक को उधार पैसे दिए 10 लाख रुपए, मेरे फ्रेंड को मैंने 10 लाख रुपए दिया, किसी पर्सन को मैंने 10 लाख रुपए दिए, तो मेरे पास क्लेम है कि अगर वो टाइम पे मेरे पैसे नहीं देगा तो मैं उससे ले सकता हूँ ना। और अगर वो लेने के लिए मना करेगा तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मोर्गेज, पर इसमें मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला लोन नहीं आएगा, हाइपोथिकेशन नहीं आएगा, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा। पहले हम यहाँ तक समझते हैं। एक्शनेबल क्लेम के लिए उन्होंने क्या बोला कि कोई भी लोन जो आप क्लेम करते हैं, जो आप क्लेम कर सकते हैं, सामने वाले से पैसे ले सकते हैं क्योंकि आपने उसे लोन दिया था, डेट दिया था तो वो एक्शनेबल क्लेम होगा। पर इसमें वो डेट नहीं आएगा जो कि सिक्योर्ड है, मोर्गेज और मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, तीन वर्ड आपने कई बार सुने हैं अकाउंट्स में, अपने बीएससी की बुक्स में, इकोनॉमिक्स में। एक वर्ड होता है मोर्गेज, एक वर्ड होता है प्लेज, एक वर्ड होता है हाइपोथिकेशन सॉरी, हाइपोथिकेशन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों एक तरह से लोन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं शब्द, वर्ड। इनमें फ़र्क क्या है? जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के किसी से लोन लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रख के किसी से लोन लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ें आती हैं, तो लैंड, ज़मीन और बिल्डिंग, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो लैंड, बिल्डिंग को गिरवी रख के अगर आप लोन लेते हैं तो वो मोर्गेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो मोर्गेज लोन कहलाता है, राइट। जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रख के कोई लोन लिया। मोर्गेज वर्ड तभी इस्तेमाल होगा जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी हो। प्लेज और हाइपोथिकेशन, जो ये दोनों वर्ड हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, पर इनमें फ़र्क है।
होते दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी है के लिए है, पर फ़र्क क्या है। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड लोन लेना है, गोल्ड लोन का टीवी में ऐड आप देखते हैं, बहुत सारे बैंक्स भी आजकल गोल्ड लोन देते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ का गोल्ड है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप बैंक जाइए, बैंक के पास ही अपना गोल्ड गिरवी रख दीजिए, बैंक को गिरवी रख दीजिए और बैंक आपको इस गोल्ड के बदले जो भी डिसाइड होगा अमाउंट वो उतने का लोन दे देगा, और फिर उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और जब आप पूरा लोन पे कर देंगे बैंक आपका गोल्ड आपको वापस कर देगा। यही होता है। पहले आपका गोल्ड जो है फिजिकली आप गोल्ड लेके जाएंगे बैंक के पास, बैंक उस गोल्ड का वैल्यूएशन करेगा उसके अकॉर्डिंग, फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो आपको एक अमाउंट बताएगा कि हम इतने रुपए का इस पर लोन दे सकते हैं। तो आप अगर एग्री करते हैं तो वो जो गोल्ड है आपके पास वो बैंक अपने लॉकर में रख लेगा, अपने पास रख लेगा, आपको यूज़ करने के लिए नहीं देगा, और फिर लोन दे देगा। और जब आप पूरा लोन पे कर देंगे विथ इंटरेस्ट तो फिर आपका जो गोल्ड है वो बैंक आपको वापस कर देगा। ये गोल्ड लोन होता है। तो यहाँ पे आपने सच में जो गोल्ड है फिजिकली लैंडर ने अपने पास रख लिया। लैंडर मतलब जिसने आपको लोन दिया उसने फिजिकली कोई आपकी मूवेबल असेट, गोल्ड मूवेबल है, उसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो गोल्ड को उसने अपने पास रखा, उसके बाद उस लैंडर ने आपको पैसा उधार दिया, तो इसको प्लेज बोलते हैं। यानी प्लेज में क्या होगा, जो लैंडर है वो आपकी मूवेबल एसेट अपने पास गिरवी रखेगा और फिर उसके बेस पे आपको लोन देगा, और जब आप लोन चुका देंगे वो आपको आपकी एसेट वापस कर देगा। आप इसे कार भी मान सकते हो, कार आपने गिरवी रख दी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसी, फ्रिज वगैरह। पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग है, तब तो मॉर्गेज वर्ड का इस्तेमाल होगा। हाइपोथिकेशन में क्या होगा, हाइपोथिकेशन में जैसे आपको लोन चाहिए अपने फ्रेंड से, आपने फ्रेंड से कहा कि मेरे पास 5 लाख का गोल्ड है, तू चाहे तो ये गिरवी रख ले और मुझे पैसे उधार दे दे। पर आपके फ्रेंड को आप पे विश्वास था, उसने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू गोल्ड अपने पास ही रख, मैं तेरे को ऐसे उधार दे देता हूँ पैसे। मतलब उसमें जो चीज़ है वो आप ही यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ के बेस पे आपने लोन लिया है। सपोज़ आपने एक फ्रेंड को ही बोला कि ठीक है मैं अपने पास ही रखता हूँ ये गोल्ड, पर बाई चांस कल को मैं नहीं चुका पाऊंगा तो ये गोल्ड बेच के तेरा पैसा चुका दूंगा। तो ये गोल्ड आपने अपने फ्रेंड को नहीं दिया, लैंडर को नहीं दी, वो चीज़ आपके पास ही है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपने कोई लोन ले रखा है, और अगर आप वो लोन नहीं चुकाएंगे तो वो लैंडर आपसे वो चीज़ ले सकता है। जैसे किश्तों पर आप कार लेते हैं, कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी आपने किश्तों पर खरीद ली, तो कार किश्तों पे जब लेते हैं तो पूरा पैसा तो आपने नहीं चुकाया, लोन लेके कार खरीदी है। अगर आप किश्त टाइम टू टाइम देते रहते हैं तो एक टाइम बाद आपका पूरा लोन चुक जाता है और कार आपकी हो जाती है। पर अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो वो कार किसको देनी पड़ेगी, लैंडर जिसने आपको लोन दिया, और वो बेच के फिर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो ये हाइपोथिकेशन होता है। इसमें आपके पास जो असेट है आप यूज़ कर सकते हैं, आपको उसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर। तो हाइपोथिकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके बेस पे आप लोन ले रहे हैं वो लैंडर को देनी नहीं होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, और लोन नहीं चुकाएंगे तो वो लैंडर आपसे वो असेट मांगेगा। प्लेज में आप वो असेट सच में गिरवी रखेंगे और लैंडर जो है वो आपसे असेट लेगा और फिर आपको लोन प्रोवाइड करेगा। मॉर्गेज वर्ड आएगा जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रखते हैं। तो ये तीनों ही जो हैं ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है, क्योंकि तीनों ही सिक्योर्ड हैं, कोई ना कोई असेट पे आपने लिए हैं, तो ये एक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेट। आपने किसी को लोन दिया था, आपके पास क्लेम है कि आप उससे पैसा मांग सकते हैं, अदर देन, पर ये नहीं होने चाहिए, डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और बाय हाइपोथिकेशन नहीं होना चाहिए, और प्लेज नहीं होना चाहिए, और मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ तक तो समझा दिया। ये तीनों नहीं माने जाएंगे एक्शनेबल क्लेम। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, आपके पास कोई इंटरेस्ट है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी में, नॉट इन पोजेशन, भले ही वो आपके पोजेशन में नहीं है, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। आइदर एक्चुअल मतलब या तो वो एक्चुअल में आपके पास, जैसे मेरे पास ये पेन है तो मेरे पास सच में ये पेन है ना, तो ये एक्चुअल पोजेशन होगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब इस पेन को यूज़ करने का राइट मेरे पास में है, भले अभी वो पेन मेरे पास में नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव यूज़ होगा, इसे समझेंगे अभी। ठीक है। ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज द अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ। सिविल कोर्ट मतलब जो कोर्ट है, अगर वो सामने वाला बंदा आपके पैसे नहीं देता है जिसको आपने लोन दिया, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपकी मदद करेगा, आपको रिलीफ दिलवाएगा, यानी आपके पैसे वापस दिलवाएगा। वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंस, चाहे वो एग्जिस्टेंट हो, एक्रूइंग हो, कंडीशनल हो या कंटिजेंट हो, चाहे लोन एग्जिस्टेंट हो, एक्रूइंग हो, कंडीशनल हो या कंटिजेंट हो, वो कोर्ट आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो टाइम पे नहीं दे रहा है बंदा, तो आपके पैसे दिलवाएगा।
इसमें यहाँ से समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैंने नीचे अलग से नोट्स बनाए हैं, उसमें हम समझ लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब अनसिक्योर्ड डेट होता है। इसमें मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन कवर नहीं होता है, और कोर्ट आपकी मदद करता है क्योंकि आपने लीगली किसी को पैसे उधार दिए थे जो अब देने से मना कर रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। Thus, therefore, as per this section, an actionable claim is to a claim. Actionable claim का क्या मतलब हुआ? एनी अनसिक्योर्ड डेट, कोई भी अनसिक्योर्ड डेट जो बिना कुछ गिरवी रखे आपने दिया है किसी को, और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूल प्रॉपर्टी, आपके पास कोई इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में, दैट इज नॉट इन क्लेमेंट पोजीशन, क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अभी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव क्या होता है अभी समझेंगे। The two above mentioned claim are aptly recognized by court to afford relief। अगर आप सामने वाला बंदा आपके पैसे नहीं देता है, किसी मूल प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है या किसी को आपने लोन दे रखा है, वो मना कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं मदद के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शनेबल क्लेम, अ प्रॉपर परयूजर ऑफ अनसिक्योर्ड डेट का मीनिंग आपको ढंग से समझना पड़ेगा। अगर आप एक्शनेबल क्लेम को ढंग से समझना चाहते हैं तो अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है ये समझना होगा पहले। बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, ये नीड टू बी अंडरटेकन, आपको पहले ये समझना होगा। टाइप्स ऑफ डेट वैसे बता दिया, शॉर्ट में फटाफट पढ़ लें। एक सिक्योर डेट होता है कि कुछ गिरवी रख के किसी को देना। इन दिस टाइप ऑफ डेट द डेटर गिव सम सिक्योरिटी इन आइदर ए मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। जिसने लोन लिया है आपसे वो आपको कोई सिक्योरिटी देता है, कोई चीज़ गिरवी रखता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, टू सिक्योर इट्स पेमेंट। व्हेन द प्रॉपर्टी गिवन एज सिक्योरिटी इज मूवेबल, जब कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई जाती है उसे प्लेज बोलते हैं। बताया था प्लेज में सामने वाला वो आपसे ले लेगा, जैसे गोल्ड लोन है तो गोल्ड बैंक आपसे ले लेगा, उसके बेस पे लोन देगा, गोल्ड बैंक के पास में ही रहेगा जब तक आप लोन नहीं चुका देते, तो वो प्लेज कहलाएगा। एंड व्हेन द प्रॉपर्टी गिवन एज सिक्योरिटी इज इमूवेबल, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, गिरवी रखते हैं लैंड और बिल्डिंग, तो वो मॉर्गेज कहलाता है। येट अनदर सिचुएशन इज दैट हाइपोथिकेशन भी हो सकता है। इट रेफर टू अ सिचुएशन, ये वो परिस्थिति होती है वेयर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन बोरो अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, आप किसी से उधार लेते हैं पैसा फ्रॉम द लैंडर टू परचेज सम पर्टिकुलर असेट खरीदने के लिए। द फीचर दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ डेट इज दैट, ये दूसरे लोन से अलग, ये प्लेज से और मॉर्गेज से अलग क्यों है? द असेट फॉर विच द लोन वॉज टेकन बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडर इफ बोरोअर फेल्ड टू डिस्चार्ज हिज डेट। अगर आपने टाइम पे लोन नहीं चुका है तब वो प्रॉपर्टी लैंडर वापस ले लेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी आप ही यूज़ करते रहते हैं और टाइम टू टाइम किस्त देते रहते हैं। यानी हाइपोथिकेशन, प्लेज दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल होते हैं। बस प्लेज में क्या होगा, सामने वाला असेट भी आपसे ले लेगा जब तक आप लोन नहीं चुकाएंगे। हाइपोथिकेशन में असेट आपके पास में ही रहेगी, आप टाइम टू टाइम अगर लोन पे करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पे करेंगे तो जिसने आपको लोन दिया लैंडर वो वापस ले लेगा और उस असेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो चाहे प्लेज हो, चाहे मॉर्गेज हो, चाहे हाइपोथिकेशन हो, ये सिक्योर्ड होते हैं और सिक्योर्ड डेट को एक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं माना जाता है। इसे और इजी समझने के लिए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए उधार दिए, 10 लाख रुपए उधार दिए थे मैंने मिस्टर ए को, ठीक है। मेरा नाम है अंकित, तो मिस्टर अंकित ने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए उधार दिए थे। मैंने इनसे कोई चीज़ गिरवी नहीं रखवाई थी, मेरे जानकार थे, दोस्त थे, व्हाटएवर, मैंने उधार दिए थे। इन्होंने कहा था कि 5 मंथ बाद मैं पैसे वापस कर दूंगा, तो ये एक्शनेबल क्लेम हुआ। मेरे पास राइट है कि अगर 5 महीने बाद ये पैसे नहीं वापस करते तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ और इनसे पैसा वसूल कर सकता हूँ, कोर्ट की हेल्प ले सकता हूँ, पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ कि ये आदमी अब मेरे पैसे देने से मना कर रहा है। अब क्या होता है, मैंने भी किसी से पैसे उधार ले रखे थे 15 लाख, सपोज 15 लाख मैंने मिस्टर डी मान लेते हैं, मिस्टर डी से उधार ले रखे मैंने भी, तो मुझे भी देने हैं मिस्टर डी को। 5 महीने बाद मुझे इनको भी पैसा देना है, ठीक है। तो मुझे 15 लाख देने हैं। तो मैंने मिस्टर ए को ये बोला कि ऐसा करो, मुझे ना देके तो मेरे बिहाफ पर मिस्टर डी को दे दो, क्योंकि मुझे उन्हें 15 लाख देने, तो 10 तुम उन्हें दे देना उनके अकाउंट में, प्लस मैं 5 लाख और मिला लूँगा अपने पास से, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो डी का मैं इस तरह से 15 लाख का पेमेंट कर दूंगा। तो आपने अपना जो राइट है, आपको लेने थे ना मिस्टर ए से पैसे, पर आपने अपना राइट किसी को सप्लाई कर दिया, आपने अपने पैसा लेने का राइट किसी और को दे दिया कि भैया मिस्टर डी को, डी तुम ए से पैसे ले लेना, वो 10 लाख तुम्हें दे देगा, बाकी 5 में और दे दूंगा। तो आपने अपना एक्शनेबल क्लेम, ये क्लेम था आपके पास, आपको लेना था ए से पैसा, पर आपने अपना क्लेम किसी और को ट्रांसफ़र किया, तो ये सप्लाई माना जाएगा।
माना जाएगा आपने कोई चीज़ सप्लाई करी और इस पर जीएसटी लगेगा। ये है एक्शनेबल क्लेम पढ़ाने के पीछे का लॉजिक कि अगर आप अपना किसी को क्लेम ट्रांसफ़र करते हैं, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सप्लाई है, आपने कोई चीज़ सप्लाई की है, गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड होता है। और जब ये सप्लाई है तो इस 10 लाख रुपए पे आपको क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा। ऑल्दो अभी आप पढ़ेंगे कि कुछ सारे एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं देना होता है, केवल 3 एक्शनेबल क्लेम है जो अभी आप आगे पढ़ेंगे उन्हीं पे लगता है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं लगता है जीएसटी। तो हम अभी पढ़ लेते हैं और ढंग से, ताकि अभी और समझेंगे, अभी इतनी जल्दी पूरा नहीं हुआ टॉपिक, बहुत डीप में पढ़ रहे हैं। When a debt is not secured by way of security through pledge, ना वो pledge है, ना वो mortgage है, ना वो hypothecation है, it is referred to an unsecured debt। तो unsecured debt है, बिना गिरवी रखे आपने लोन दिया है किसी को। It includes all kind of monetary obligation of a certain amount of money। monetary obligation तो है ही, टाइम पे आपको पैसे तो मिलेंगे, उस बंदे को पैसा चुकाना होगा। इट गोज बियॉन्ड द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय लेंडर और क्रेडिटर टू अ बोरोर डेटर। ये कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट से बाहर है, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ ना कुछ गिरवी रख के लोन दिया जाता था। आजकल लोग बिना गिरवी रखते भी लोन दे देते हैं विश्वास पर। इट इंक्लूड्स मॉनिटरी ऑब्लिगेशन। इसमें मॉनिटरी ऑब्लिगेशन होती है, आपको टाइम टू टाइम कुछ लाइक रेंट देना होगा, पेमेंट ऑफ प्राइस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अ ट्रांजेक्शन इज रेफर्ड टू एज अनसिक्योर्ड डेट। कब कहलाता है कोई ट्रांजेक्शन? व्हेन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। अगर 3 शर्तें पूरी होती हैं तो वो अनसिक्योर्ड डेट है। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉनिटरी ऑब्लिगेशन, कोई ना कोई मॉनिटरी ऑब्लिगेशन की वजह से वो एग्जिस्ट में आया है। ऑब्वियसली आपने किसी को लोन दिया, तो मैंने किसी से लोन लिया तो मेरी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन है, मुझे टाइम पे उसे चुकाना होगा। नो सिक्योरिटी टू कवर सच मॉनिटरी ऑब्लिगेशन, और कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती है, कोई गिरवी नहीं रखवाया जाता है। सर्टेनिटी एज टू अमाउंट ऑफ मनी इन ऑब्लिगेशन, और अमाउंट पता होता है कितना अमाउंट वो आप मांगते हैं सामने वाले बंदे से। हाउएवर नॉट एवरी काइंड ऑफ डेट क्वालिफाइड टू बिकम एन एक्शनेबल क्लेम। हर सारे लोन एक्शनेबल क्लेम नहीं होते। आपने पढ़ा जो बिना गिरवी रखे लिए लोन लिए जाते हैं वो एक्शनेबल क्लेम है, पर अभी आप पढ़ेंगे कि सारे लोन जिन्हें आप बिना सिक्योरिटी के जो दे रहे हैं, कुछ गिरवी नहीं रखवा रहे, वो सारे लोन एक्शनेबल क्लेम नहीं माने जाते। ओनली द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड डेट आर रेफर्ड टू एज एक्शनेबल क्लेम। इन्हें ही अनसिक्योर्ड डेट को ही एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ये आई थी ना लास्ट लाइन, मैं वापस पढ़ देता हूँ। डेफिनेशन की लास्ट लाइन क्या थी? कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड ऑफ रिलीफ। कोर्ट आपकी मदद करेगा रिलीफ दिलवाने में, क्योंकि सामने वाला अगर पैसा नहीं दे रहा। वेदर सच डेट और बेनिफिशियल एग्जिस्टेंट, चाहे वो एग्जिस्टेंट हो, एक्रूइंग हो, कंडीशनल हो या कंटिजेंट डेट हो। अब इन चारों डेट का मतलब क्या है देखिए। एग्जिस्टेंट डेट मतलब एग्जिस्टिंग लोन क्या होता है, कि तो ईजी है, मैंने किसी को पैसे दिए, एक टाइम बाद मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो वो एग्जिस्टेंट डेट कहलाता है। इट रेफर टू अ डेट, ये वो लोन होता है दैट हैज़ बिकम ड्यू, जो ड्यू होगा, पेबल होगा, इन्फोर्सिएबल प्रेजेंटली। आप इन्फोर्सिएबल मतलब आप कानून की मदद लेके इसे इन्फोर्सिएबल कर सकते हैं, उससे सामने वाले से पैसा वसूल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर एस द सेलर सेल हिज लैंड टू मिस्टर बी। आप सेलर हैं, आपने अपनी ज़मीन बेची है मिस्टर बी को। द बायर फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन ₹10 लाख, 10 लाख के बदले में। तो आपके पास अब राइट है कि सामने वाले से पैसे लेने हैं। इट वॉज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज टू सेल दैट द प्राइस ऑफ द सेल ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी पेड। जब पैसा मिल जाएगा, सामने वाला आपको 10 लाख रुपए दे देगा। देन एंड देयर एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे, तो सामने वाला 10 लाख पूरा देगा एग्जीक्यूशन के टाइम। हैंस इन सच अ केस वेयर द सम ऑफ मनी बिकम पेबल राइट देन, जहाँ पैसा ड्यू हो चुका है, आपको लेना ही है सामने वाले से पैसा, देन इट इज़ एन एग्जिस्टिंग डेट। वो एग्जिस्टिंग डेट है जो देना ही है। आपने अगर किसी बी ने प्रॉपर्टी खरीदी है ऐसे, तो उसे 10 लाख रुपए पे करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे डेट को जो पे हो चुका है, जो ड्यू हो चुका है, उसे एग्जिस्टेंट डेट बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक्रूइंग डेट क्या होता है, इससे समझ लें। वैसे तो एक्रूइंग डेट मतलब जो डेट एक्रू तो हो गया, पर एक टाइम बाद ही वो आपको मिलेगा। जैसे मिस्टर ए को जॉब पे रखा जाता है, इसे पर डे 1000 रुपीज़ मिलते हैं। पर डे 1000 रुपीज़ सैलरी इसकी डिसाइड होती है। सैलरी पर मंथ भी हो सकती है, पर जनरली पर मंथ ही होती है। पर डे भी आप चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं, पर इसके मालिक ने बोला कि डे टू डे नहीं देंगे, जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम तुम्हें सीधे 30,000 रुपीज़ सैलरी देंगे। एक दिन की सैलरी तुम्हारी 1000 रुपीज़ है, जितने तुम जॉब पे आओगे उस दिन के हिसाब से पर डे, महीने के जब एंड होगा, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे आएगा, उस दिन हम उस महीने का पेमेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इन्हें 2 दिन काम कर दिया,
2 दिन काम कर दिया, आज अपॉइंट होता है जॉब पे, आज और कल काम किया, 2000 रुपये बन गए इसके, एक दिन के 1000 देने का प्रॉमिस था तो दे दिन के 2000, तो ये डेट एक्रू हो गया ना, इसका राइट है। मान लो आज ये जॉब छोड़ता है, आप इसे जॉब से निकालते हैं तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, आपको 2000 तो देनी पड़ेंगे ना आपको इसको, क्योंकि इसने 2 दिन आपके यहाँ काम किया है, तो ये एक्रू हो गया, डेट एक्रू हो गया, आपको चुकाना होगा। पर ये पे कब होगा? अगले महीने की 1st डेट को। तो ऐसा इसे एक्रू डेट बोलते हैं, जो एक्रू हो चुका है पर पेबल एक टाइम बाद होगा। ये भी एक्शनेबल क्लेम का पार्ट है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी थोड़ी गिरवी रखवाई है। तो मॉनिटरी ऑब्लिगेशन, आपकी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन, आपको पैसे देने पड़ेंगे ए को, हैज़ ऑलरेडी बिकम ड्यू इन दिस काइंड ऑफ डेट बट इट इज़ पेएबल ओनली ऑन फ्यूचर डेट, पर देना फ्यूचर डेट पे पड़ेगा। भाई 2 दिन का डेट ड्यू तो हो चुका है, 2 दिन तो वो काम कर चुका है, पर आपने बोला कि अगले महीने की 1 तारीख को ही मिलेगी पूरी महीने की सैलरी, तो वो फ्यूचर डेट पे ड्यू होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, मिस्टर ई इज़ एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर मिस्टर ए, मिस्टर ई एम्प्लॉय है, ए के लिए काम करता है। द एम्प्लॉयर फॉर अ सैलरी ऑफ ₹5000, 50,000 इसकी सैलरी है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड दैट मिस्टर ई शैल रिसीव हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, महीने के आखिर में पैसा मिलेगा, डे टू डे नहीं मिलेगा। इन दिस केस द सैलरी इज ड्यू थ्रू आउट दैट पीरियड, पूरे 30 दिन वो काम करेगा तो ड्यू तो हो रही है ना सैलरी, हर दिन वो काम कर रहा है, ड्यू हो रही है। बट इट बिकम्स पेबल ओनली व्हेन द लास्ट डे ऑफ द मंथ कम, पर पूरे 50,000 का पेमेंट तब होगा जब लास्ट डे आ जाएगा महीने का। देयरफॉर इसलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्रूइंग डेट, ये एक्रूइंग डेट है जो एक्रू हो गया है पर पेमेंट एक सर्टेन डेट को होगा। दस मिस्टर ई कैन नॉट क्लेम इट बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ, पर आप ई पहले नहीं मांग सकता पैसे, क्योंकि एग्रीमेंट में पहले से लिखा था कि एक डे डेट इज उसी दिन वो मांगेगा जिस दिन वो पैसा ड्यू होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा एक्रूइंग डेट। नेक्स्ट, कंडीशनल और कंटिजेंट डेट, नाम से पता चल रहा है कोई कंडीशन लगाई है, अगर सामने वाला वो कंडीशन पूरी करेगा तभी आप उससे पैसा मांग सकते हैं, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता है तो आप पैसा नहीं मांग सकते हैं। अ डेट इज टर्म एज ए कंटिजेंट, कंटिजेंट मतलब जो किसी घटना पे आधारित होगा, कोई इवेंट होगा तभी वो चीज़ मिलेगी आपको, कंडीशन लगा दी। डेट व्हेन इट बिकम्स पेबल ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन और कंटिजेंसी कॉन्टेम्पलेटेड बाय द ट्रांजेक्शन, या तो कंडीशन पूरी होगी तब मिलेगा पैसा आपको, या कोई कंटिजेंसी है जो कंफर्म हो जाएगी तब आपको पैसा मिलेगा। जैसे कोर्ट में आप पे किसी ने केस कर दिया, अगर आप हार गए तो 10 लाख रुपए देंगे, जीत गए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये कंटिजेंट है ना, अभी वो इवेंट होगा, घटना होगी तभी मिलेगा पैसा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोर स्पेसिफिकली अगर बहुत अच्छे शब्दों में समझाएं, व्हेन द स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन वो शर्त है, इन्यूमरेटेड इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टी टू द एग्रीमेंट, अगर वो शर्त आपके कंट्रोल में है, कोई शर्त लगाई जाती है जो आपके कंट्रोल में है, तो वो कंडीशनल डेट होता है। कोई कंटिजेंसी में तो जीतना हारना डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या डिसीजन आता है, पर कंडीशनल डेट में तो आप उस शर्त लगाते हैं कि शर्त पूरी कर देगी पार्टी तो हम पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, P agreed to pay Q ₹10,000 if Q buy the house of R, अगर P एग्री करता है Q से, प्रॉमिस करता है कि वो 10,000 रुपये देगा Q को अगर वो R का हाउस खरीदेगा, कंडीशन लगा दी यहाँ पे। दिस इज अ कंडीशनल डेट एज फुलफिलिंग द कंडीशन स्टिपुलेटेड हियर इन डिपेंड अपॉन Q कंडक्ट, Q के कंडक्ट मतलब Q के काम पर डिपेंड कर रही है। अगर Q सच में R का मकान खरीदेगा तो P 10,000 देगा, नहीं तो नहीं देगा। He can claim ₹10,000 from P only, और वो P से तभी पैसा मांग सकते हैं upon the satisfaction of this condition on his part, जब वो शर्त को पूरी कर देगा। Furthermore, इसके अलावा when the condition precedent is outside the control of the human, अगर वो आपके नियंत्रण से बाहर है, वो कंडीशन कंटिजेंट डेट कहलाती है। पढ़ाया था ना, कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहा है तो कोर्ट में जो कंडीशन आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो वो कंडीशन आपके कंट्रोल से बाहर है। P promised to pay ₹10,000 to Q if it rain on a particular day, आप P और Q शर्त लगाते हैं, P कहता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा अगर आज बारिश होगी, तो बारिश करवाना आपके हाथ में नहीं है, वो तो नेचर के हाथ में है। सिंस द कॉन्टेम्पलेटेड स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब जो शर्त लगाई, कंटेम्पलेट मतलब जो बताई गई है जो शर्त, इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। द डेट इंकर्ड इज अ कंटिजेंट डेट, तो ये कंटिजेंट डेट है। इट बिकम्स पेबल फ्रॉम P टू Q, P तभी देगा Q को पैसे ओनली व्हेन इट रेन ऑन स्पेसिफाइड डे, जब बारिश होगी उस दिन। तो ये भी ये सब एक्शनेबल क्लेम थे जिसमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवाई गई थी, पर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था और अगर वो मना करता है देने से तो आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं। अब ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिमूवल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारा किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब हित है, आपको किसी प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिल सकता है, ये भी होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लें, मिस्टर ए
का एक मकान है। इस मकान से हर साल 20 लाख रुपए रेंट मिलता है। मिस्टर ए का एक भाई है मिस्टर बी। मिस्टर ए इंडिया से बाहर सेटल हो गए, यूएसए चले गए, अमेरिका में सेटल हो गए, तो किराया तो अभी भी किराए पे दे रखा है मकान। तो मिस्टर ए ने बोला अपने किराएदारों से कि अब से जो मकान का किराया आएगा वो मेरे भाई को देना, मिस्टर बी के अकाउंट में देना, क्योंकि ये इसके मैं ट्रांसफ़र करता हूँ राइट अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करने का। ये परमानेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, बी के नाम नहीं कर रहा है, केवल इस प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट है, इनकम हो रही थी, इंटरेस्ट है तो कोई इंटरेस्ट था आपका उस प्रॉपर्टी में, उससे कोई इनकम आपकी हो रही थी, जैसे रेंट मिल रहा था आपको, तो ये रेंट लेने का राइट किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, बी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो कल को अगर किराएदार किराया देने से मना करते हैं तो बी कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में मदद ले सकता है, उन किराएदारों पर केस कर सकता है और अपना किराया वसूल कर सकता है। तो आपका किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। देखें, बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू पोजेस अ मूवेबल प्रॉपर्टी, हैंस व्हेन इंडिविजुअल हैज द राइट ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास कोई राइट है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज कंसिडर्ड दैट द इंडिविजुअल एंजॉय अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। आप कोई बेनिफिट ले सकते हो उस मूवेबल प्रॉपर्टी से। इट कन्वर्ट इनटू एन एक्शनेबल क्लेम ओनली व्हेन द इंडिविजुअल सो एंटाइटल्ड इज नॉट इन पोजेशन ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दस एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शनेबल क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक्शनेबल क्लेम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा ही नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो मोर्गेज वर्ड आएगा। द क्लेमेंट हैज़ द राइट ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास राइट है कि आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। द क्लेमेंट इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, और आपके पोजेशन में वो नहीं है। वैसे कुछ समझ में नहीं आया, से बहुत टिपिकल वर्ड है, हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। मिस्टर एक्स सेल हिज मोटर बाइक टू मिस्टर वाई। एक्स ने अपनी मोटर बाइक वाई को बेची। मोटर बाइक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाइक को एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जाया जा सकता है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्स ने वाई को बेची। Who has discharged his obligation by paying the price of rupees 40,000 to Mr. X, और वाई अपनी ऑब्लिगेशन चुकाएगा, 40,000 रुपये देने पड़ेंगे बाइक खरीदने के बदले में, ठीक है। सब्सिक्वेंट बाद में टू सच पेमेंट मिस्टर वाई एक्वायर द राइट ऑफ पोजेशन ऑफ द मोटर बाइक। जब आप पेमेंट कर देंगे आपको राइट मिल जाएगा, बाइक का पोजेशन ले सकते हैं। पोजेशन मतलब आप उसे अपने पोजेशन में ले सकते हैं, अपने अधिकार में ले सकते हैं। बट इफ मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू ट्रांसफर द पोजेशन, दे रहे हो, बाद में एक्स मुकर जाता है, आपको पोजेशन देने से मना करते हैं, पहले तो एग्रीमेंट कर दिया, बाद में वो पीछे हट रहा है, तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकता वो। मिस्टर वाई हैज़ अ लीगल रेमेडी, आपके पास रास्ता है, आप पुलिस में कंप्लेंट करके कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो लॉ एंड क्लेम पोजेशन मोटर बाइक। ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा है, पहले एग्रीमेंट करोगे बाद में पीछे हट जाओगे। अगर ये आप तो पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो लीगली बाइंड हो जाता है। अगर आप पीछे हटते हैं तो सामने वाला आप पे केस कर सकता है, कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट पोजेशन रेफर टू हेयर कुड बी एक्चुअल पोजेशन भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है। If the claimant has possession of the movable property in either of the form, then he does not get the right of actionable claim. इससे भी हम एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है। If Mr. X hand over the key of motorbike to Mr. Y in the above illustration, मान लीजिए Y को की मिल जाती, यानी थोड़े, कई बार ऐसा होता है ना, हम थोड़े एडवांस देते हैं पैसे, फिर बोलते हैं कि कुछ पैसे बाद में दे देंगे, तो X ने क्या किया, चाबी दे दी बाइक को, बाइक तो नहीं दी, चाबी दे दी बाइक को, ठीक है। तो देन मिस्टर वाई सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, तो कहा जाएगा वाई के पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आ गया। कंस्ट्रक्टिव मतलब तो एक संकेत के तौर पे एक पोजीशन आ गया, संकेत मिल गया, हिंट मिल गया कि प्रॉपर्टी कुछ टाइम बाद आपके पास आने वाली है, क्योंकि चाबी तो मिल ही गई है। Hence now Mr. Y cannot approach the court, अब आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि चाबी तो मिल गई ना, टू क्लेम पोजीशन एज ही ऑलरेडी पोजेसिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी बी इट कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि आपके पोजीशन में है प्रॉपर्टी, भले अभी नहीं आई है पर चाबी मिल गई है। इट मीन्स आपको वो पैसे जब दे देंगे तो वो प्रॉपर्टी भी दे देगा अगला बंदा आपको, तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हुआ। और एक्चुअल पोजीशन तो समझ गए जब सच में आपके पास आ जाएगी। फर्दरमोर द पोजेसरी राइट दैट क्लेमेंट एंजॉय मस्ट बी लीगल दैट वन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, और ये लीगल है, इलीगल जैसी बात नहीं है। लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को एडवांस देते हैं तो वो आपको कई बार पोजीशन पहले ही देता है, चाबी दे देता है। मिस्टर एम सेल 10 व्हील टू मिस्टर एल, ठीक है, मिस्टर एम ने 10 टायर बेचे मिस्टर एल को, फॉर विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड ₹10,000, और 10,000 रुपये दे भी दिए। मिस्टर एम इज़ अ माइनर, ओह मिस्टर एम माइनर, देखिए माइनर एक बच्चा है,
बच्चा 10 टायर बेच रहा है मिस्टर एल को। माइनर के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड नहीं, वैलिड नहीं होता, आप पढ़ चुके हैं। माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट इलीगल डिक्लेयर हो जाते हैं। एंड देयरफॉर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है कॉन्ट्रैक्ट, ये माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, भले आपने गुड फेथ में किया हो। हेयर इवन दो मिस्टर एल हैज़ फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भले ही एल ने 10,000 रुपये दे दिए हैं उसको, अपनी का ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, देन ऑल्सो ही कैन नॉट क्लेम पोजेशन ऑफ 10 व्हील। मान लो बाद में जाके माइनर पीछे हट जाता है, मैं तो नहीं दे रहा, टायर कर लो जो करना है। एल ने 10,000 रुपये दे दिए टायर खरीदने के बदले में, बाद में मान लो माइनर है ये पीछे हट गया कि मैं तो नहीं दूंगा टायर, अब कर लो जो करना है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? आप जा ही नहीं सकते कोर्ट, क्योंकि कोर्ट मदद ही नहीं करेगा आपकी, क्योंकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो स्टार्टिंग से ही गलत था। इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द फैक्ट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मीन्स स्टार्टिंग से ही गलत था वो कॉन्ट्रैक्ट, void ab initio, thus else right of possession is not recognized by law and it is not actionable claim। यानी actionable claim वही सही माना जाएगा जिससे आप कोर्ट में जा सकें, जिसको कोर्ट में वसूल करने के लिए आप जा सकते हैं। जो एक्शनेबल क्लेम कोर्ट में वसूल करने के लिए आप नहीं जा सकते, जो पैसा वो एक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक अनसिक्योर्ड डेट होता है जिसको, और आपने किसी को लोन दे रखा है और आप, तो आपका लीगल राइट है, अगर वो पैसा देने से मना करता है तो आप उसे वसूल कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अनसिक्योर्ड डेट के कुछ एग्जाम्पल हैं जो पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, एक्शनेबल क्लेम बोले, अनसिक्योर्ड डेट बोले। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए कोई गिरवी नहीं होता है। अनसिक्योर्ड डेट, अगर आपने किसी को कोई लोन दिया है तो। राइट टू पार्टिसिपेट इन ड्रॉ टू बी हैंड, लॉटरी, लॉटरी खुलती है, जैसे लॉटरी का टिकट मेरे नाम खुला, पर मैं अपना लॉटरी का पैसा लेने का राइट आपको भी तो दे सकता हूँ। लॉटरी पे कोई नाम थोड़ी लिखा होता है, जिसके नाम लॉटरी खुलती है नंबर होता है, मेरे नाम से खुली लॉटरी में नाम नहीं होता, नंबर से मेरे पास से वो लॉटरी का टिकट, पर मैंने आपको भी दे सकता हूँ लॉटरी का टिकट। राइट टू बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट लेना है। फिक्स डिपॉजिट, जैसे आप FD करा रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट हो गया। बैंक गारंटी, एरियर ऑफ रेंट, कोई किराया वसूल करना, ये सारे क्या है एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि इनके लिए कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी है आपने, पर आपके पास राइट है कि आप किसी से कोई पैसा ले सकते हैं। बैंक गारंटी तो समझते ही है ना, पढ़ाया था। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बैंक कई बार गारंटी देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स को फॉरेन से कोई सामान खरीदना है उधार, क्रेडिट, मिस्टर टॉम से, ये अमेरिका में रहते हैं मिस्टर टॉम, इनसे उधार सामान खरीदना है। क्या मिस्टर टॉम मिस्टर एक्स को दे देंगे इंडिया में उधार सामान? नहीं देंगे। ये दूर दूर तक जानते नहीं, एक दूसरे को अनजान आदमी है, और दूसरे देश का आदमी आपको उधार क्यों देगा? कल को आपने देने से मना कर दिया तो वो बेचारा इंडिया थोड़ी आएगा लड़ने। तो एक्स क्या करेगा, अपने बैंक जाएगा और बैंक से बैंक गारंटी दिलवाएगा, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। इसमें बैंक क्या करेगा, एक्स का गारंटी देगा एक्स के बिहाफ पे टॉम को, कि कल को अगर एक्स फेल हो जाता है ना पैसे देने से, तो बैंक तुम्हें पैसे दे देगा। तो ये बैंक गारंटी हुई। तो बाद में मान लो एक्स फेल हो जाता है तो बैंक इसके पैसे चुकाएगा टॉम के। अब बैंक क्या करेगा, इस पर केस कर सकता है ना कोर्ट में, क्योंकि एक्स ने चुकाने तो एक्स को ही थे पैसे, बैंक ने इसके बिहाफ पे गारंटी दी थी। तो कल को अगर ये मुकर जाता है तो बैंक के पास लीगल राइट है कि वो इसके खिलाफ केस कर सकता है और अपने पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसने आपके बिहाफ पे दूसरे पर्सन को गारंटी दी थी। तो ये भी एक्शनेबल क्लेम है। ये अनसिक्योर्ड डेट था, कोई चीज़ गिरवी थोड़ी रखवाई थी बैंक ने आपसे। इन शॉर्ट, अब हम इतनी बड़ी रामायण जो हमने पढ़ी, इतना डिटेल में जो हमने पढ़ा, इन शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट यू कैन से दैट, आप ये कह सकते हैं एक्शनेबल क्लेम रिप्रेजेंट अ डेट, एक तरह से लोन होता है। एंड द होल्डर ऑफ द एक्शनेबल क्लेम, जो होल्डर होता है इसको राइट होता है पैसा वसूल करने का, एंजॉय द राइट टू डिमांड, वो पैसा अपना डिमांड कर सकता है। दैट इज एक्शन अगेंस्ट द पर्सन, जिस आदमी को उसने लोन दे रखा है उससे पैसा ले सकता है, एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ। एंड ओनली दोज डेट विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट, जिनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, केवल वही लोन एक्शनेबल क्लेम होंगे। कैन बी सेड टू बी एक्शनेबल क्लेम, यानी कोई इलीगल तरीके से किसी को लोन लिया तो आप कोर्ट तो वैसे नहीं जाएंगे, वरना कोर्ट आपको ही पकड़ लेगा। जैसे आपने किसी रिश्वत लेके किसी को पैसे दिए तो आप कोर्ट, और वो बंदा भाग गया आपके पैसे लेके, तो आप कोर्ट वैसे ही नहीं जा सकते। केवल उन्हीं डेट को एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा जिन्हें आप कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं। कोर्ट की इन्फोर्स मतलब कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, कोर्ट आपकी हेल्प करेगा आपका पैसा रिकवर करने में। ये पढ़ाई थी, अपना पैसा लेने का राइट किसी को देते हैं तो असाइनमेंट ऑफ असाइनमेंट मतलब किसी को असाइन करना, देना अपना पैसा लेने का राइट ऑफ एक्शनेबल क्लेम। परमानेंटली ट्रीटेड सप्लाई, ये सप्लाई माना जाएगा और फिर इस पर GST लगेगा।
अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। एक्शनेबल क्लेम तो हमें सर समझ में आ गया बिल्कुल कि एक्शनेबल क्लेम एक अनसिक्योर्ड डेट होता है, हमने किसी को लोन दिया है और हमारे पास लीगल राइट है उससे पैसा रिकवर करने का, वो एक्शनेबल क्लेम है। पर सारे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स नहीं माना है जीएसटी वालों ने, ये ध्यान से देखिए। केवल 3 ही एक्शनेबल क्लेम हैं जिन्हें गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया। एक तो लॉटरी, अगर आप अपना लॉटरी का टिकट किसी को देते हैं, जैसे मेरे नाम से लॉटरी खुली तो मुझे मिलेंगे 5 लाख रुपए की लॉटरी थी सपोज, तो मुझे मिलेंगे ना पैसे, आपको थोड़ी, पर मैंने अपना लॉटरी का टिकट आपको दे दिया तो ये सप्लाई माना जाएगा, मैंने आपको कोई गुड्स बेचा है, लॉटरी का टिकट एक गुड्स माना जाएगा और इस पर मुझे जीएसटी देना होगा। लॉटरी, बैटिंग, बैट लगाना समझते हैं, शर्त लगाना, दाव लगाना बोलते हैं हिंदी में। जैसे हॉर्स रेस होती है मुंबई में कहीं पे, हॉर्स, आप किसी घोड़े को चूज करते हैं, जनरली हॉर्स रेस में इस्तेमाल होता है, बट बैट लगा रहे हैं, अगर वो घोड़ा जीत गया आपको तो पैसे मिल जाएंगे, यही होता है। आप किसी पर्टिकुलर घोड़े पे बैट लगाते हैं। कैमल रेस भी होती है बैट लगाना, कोई भी रेस हो रही है जनरली शर्त लगा रहे हैं बैट, तो आप अपना, मैंने जिस हॉर्स पे बैट लगाई, मान लो वो घोड़ा जीत गया, हॉर्स जीत गया और वो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे अब, पर मैंने अपना राइट जो है पैसा लेने का आपको ट्रांसफ़र किया, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग समझते हैं, जुआ, कैसीनो होते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग खेल रहे हैं आप, जुआ खेलते हैं जो लीगल हैं। और अब मैं जुआ खेल रहा हूँ, कैसीनो में मैं खेल रहा हूँ, गोवा में गया हुआ हूँ मैं सपोज, वहाँ मैं कैसीनो में जुआ खेल रहा हूँ, गैम्बलिंग खेल रहा हूँ, मैं जीत जाता हूँ 50 लाख रुपए, पर मैं अपना राइट आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे लेने का, तो फिर जी माना जाएगा मैंने आपको कोई सामान बेचा है और इस पर मुझे जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग केवल 3 ही एक्शनेबल क्लेम है जिन पे जीएसटी लगता है। इनके अलावा कोई और एक्शनेबल क्लेम है उन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग ये 3 ही चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी लगता है, सब इन्हें सप्लाई माना जाएगा। पर इनके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम बच गए, जो अनसिक्योर्ड लोन बच गए, उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। वैसे वो एक्शनेबल क्लेम है पर उनको पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। एज पर शेड्यूल 3 अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी में 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 तो इस बात पे है कि अगर कोई फ्री में भी आप किसी को चीज़ देते हैं तो जीएसटी देना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शन है। वैसे तो फ्री में दे रहे हैं तो जीएसटी लगना नहीं चाहिए, पर कुछ एक्सेप्शन आएंगे, उसमें लिखा गया है कि अगर आप फ्री में भी कोई काम कर रहे हैं तो माना जाएगा आपको पैसे मिले हैं और आपको उस पर जीएसटी देना होगा। दूसरा शेड्यूल इस बात पे कि एक लिस्ट दी है जीएसटी वालों ने कि इन चीज़ों को गुड्स माना गया, इन चीज़ों को सर्विस माना गया है। और तीसरा शेड्यूल नेगेटिव लिस्ट का है, मतलब उनमें वो चीज़ें रखी गई हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो एज पर शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट जिन पे जीएसटी लगता है। एक्शनेबल क्लेम, मतलब एक्शनेबल क्लेम को देखिए नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। नेगेटिव लिस्ट मतलब वो आइटम, वो चीज़ें जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो शेड्यूल 3 में आती हैं। तो शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को डाला गया है। गुड्स की डेफिनेशन में तो आता है एक्शनेबल क्लेम, पर बाद में जीएसटी वालों ने इसे उठाकर शेड्यूल 3 में डाला कि नहीं, इस पर हम नहीं लेंगे जीएसटी, पर अदर देन, देखिए अदर देन लिखा है, इन पे लेंगे। लॉटरी के टिकट पे, बैटिंग पे, गैम्बलिंग पे शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इनके यहाँ इसके ये तो ऐसे कर लें, ये तो अदर देन में आ गए, इन पे तो लगेगा। इनके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम बच गए, जैसे बहुत बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाए ना आपको एग्जाम्पल, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक गारंटी, एफडी रिसिट एक्सेट्रा, वो ना तो गुड्स मानी जाएंगी और ना ही वो सर्विस मानी जाएंगे। तो जब गुड्स भी नहीं माना जाएगा, सर्विस भी नहीं माना जाएगा, तो जीएसटी लग ही नहीं सकता। पर इन्हें गुड्स माना जाएगा, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, इन पे जीएसटी ज़रूर लगेगा। अब क्वेश्चन उठता है सर लॉटरी के टिकट, जैसे गोवा में आप जाएंगे तो वहाँ कई स्टेट्स में लीगल हैं, कई स्टेट में इलीगल, तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप समझ ही गए होंगे, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को लीगल करना या इलीगल डिक्लेयर करना स्टेट का राइट है। आपने पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी, स्टार्टिंग में बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को लीगल करना या इलीगल करना किसी स्टेट का राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखल नहीं देगी और 90% स्टेट में ये चीज़ें बैन है। गोवा में आप जाएंगे या सिक्किम में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें लीगल कर रखी हैं वहाँ की सरकारों ने, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। इट मीन्स अंडर द जीएसटी रिजिम, जीएसटी के दायरे में एक्शनेबल क्लेम रिलेटिंग टू लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग अलोन विल बी रिगार्डेड गुड्स, इन्हें गुड्स माना जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती ये चीज़ें प्रमोट हो, तो इन पे टैक्स ज़्यादा लगा रही है, देखिए वो। एंड रिमेनिंग अदर एक्शनेबल क्लेम आर एक्सक्लूडिंग अंडर जीएसटी, बाकी एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे, यानी उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल पे आते हैं,
सपोज मिस्टर ए ट्रांसफर इज अनसिक्योर्ड डेट, मतलब आपने किसी को लोन दे रखा था पर आपने अपना लोन लेने का राइट, अपना पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफर किया, मिस्टर बी को, थर्ड पर्सन को, फॉर अ कंसिडरेशन। इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। क्या यहाँ जीएसटी लगेगा? वैसे तो लगना चाहिए क्योंकि आप पैसे लेके अपना लोन लेने का राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं और ये अनसिक्योर्ड डेट है तो एक्शनेबल क्लेम है। पर आपने पढ़ लिया कि सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे लगेगा। अनसिक्योर्ड डेट इज एन एक्शनेबल क्लेम, अनसिक्योर्ड डेट होता है। द एक्टिविटी बी ट्रीटेड एज गुड्स, इन्हें गुड्स माना जाता है, बट एज पर शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल थर्ड नेगेटिव लिस्ट पे है। अभी आप पढ़ेंगे लिस्ट दे रखी है जीएसटी वालों ने कि इस लिस्ट में जो आती हैं गुड्स या सर्विसेज उन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के शेल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो वो गुड्स माने जाएंगे इन तीनों को छोड़ के, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग तो गुड्स माने जाएंगे, इन तीनों को छोड़ के जो एक्शनेबल क्लेम बच गए ना तो वो गुड्स माने जाएंगे और ना ही वो सर्विस माने जाएंगे। तो जब गुड्स भी नहीं माने जाएंगे, सर्विस भी नहीं माने जाएंगे तो इन एक्शनेबल क्लेम पे नहीं लगेगा। तो ये तो लोन है, ये कोई लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग नहीं है। तो लोन आपने किसी को ट्रांसफर किया है, दे सच ट्रांसफर अनसिक्योर्ड डेट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, यहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको एक्शनेबल क्लेम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक्शनेबल क्लेम था कि कोई भी अनसिक्योर्ड डेट अगर होता है उसे एक्शनेबल क्लेम बोला जाता है। एक्शनेबल क्लेम को अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे ही लगेगा, बाकी जो अदर एक्शनेबल क्लेम बच गए उन पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेना आप कमेंट करके। अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ पुराना जो पहले आपने पढ़ा था फटाफट। जीएसटी डुअल बेसिस पे इंडिया में चार्ज होता है। कौन सी दो कंट्रियां थी जिनमें डुअल बेसिस पे सबसे पहले जीएसटी लगा? सबसे पहले कनाडा में लगा, फिर ब्राजील में लगा, फिर इंडिया में लगा। डुअल बेसिस पे इंडिया में जीएसटी चार्ज होता है। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं आप। बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूँ 5-10 मिनट ताकि आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल होती रहें और सुनने से याद हो जाता है। फ़ोन को केवल चला के छोड़ते मेरा वीडियो और सुनते रहें तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ब्राज़ील, कनाडा फर्स्ट कंट्री, फिर ब्राज़ील और फिर इंडिया ने डुअल बेसिस पे जीएसटी को चूज़ किया। डुअल बेसिस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। जीएसटी 3 तरीके से लगा सकती है कोई भी कंट्री, एक तो नेशनल बेसिस पे, एक स्टेट बेसिस पे और एक डुअल बेसिस पे। नेशनल बेसिस पे लगाएगी तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी जीएसटी लगाने की और कोई सरकार टैक्स नहीं लगाएगी जीएसटी के नाम से। स्टेट बेसिस पे लगाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। और डुअल बेसिस पे दोनों सरकारों को पावर होगी और इंडिया में डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाया गया है। जबकि केलकर टास्क फोर्स कमेटी जो बनी थी 2004 में, जिसने गवर्नमेंट को सुझाव दिया था जीएसटी कैसे लगना चाहिए, केलकर टास्क फोर्स कमेटी, उसने तो नेशनल बेसिस पे ही कहा था कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाए जीएसटी, स्टेट को राइट नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे देश में दोनों सरकारें चलती हैं तो हमने डुअल बेसिस पे ही जीएसटी को अडॉप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था जीएसटी को लाने के लिए। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 हमने पास किया क्योंकि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कानून बनाना है तो वो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। भारत का संविधान सुप्रीम है, अगर कोई सब्जेक्ट उसमें है ही नहीं तो आप उस पर कानून नहीं बना सकते। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 101 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया। उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया। 246A, इसके सब आर्टिकल 1 में क्या लिखा कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, इंट्रा INTRA, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट सामान बिक रहा है, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी। और अगर इंटर स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है सामान, तो पार्लियामेंट यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीएसटी लगाएगी, जिसे IGST बोलते हैं। अब स्टेट को कोई राइट नहीं होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इस आर्टिकल के सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, विद इन स्टेट अगर सामान बिक रहा है, तब तो दोनों सरकारें जीएसटी चार्ज करेंगी। SGST भी लगेगा और CGST भी लगेगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है सामान, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी बिक रहा है, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में बिक रहा है, तो ये इंटर स्टेट माना जाएगा, INTR इंटर स्टेट। और यहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी, जिसे आप IGST बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है सामान, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी को बिक रहा है, या स्टेट से यूनियन टेरिटरी को बिक रहा है सामान, तो इंटर स्टेट बोला जाता है और यहाँ पे IGST चार्ज होता है।
जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी को एक वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है क्योंकि जीएसटी वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा और 100 में ही बेच दिया तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? सपोज 10% जीएसटी की रेट है, खरीदने पे भी टैक्स दिया होगा 10%, जिसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं। बेचने पे भी टैक्स कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, जिसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे। जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जीरो आ जाएगा। खरीदने पे जो टैक्स देते हैं जीएसटी में उसे इनपुट टैक्स बोला जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। बेचने पे जो कस्टमर से आप कलेक्ट करते हो उसे आउटपुट टैक्स बोला जाता है। फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट, तो जीरो आ गया, कोई टैक्स नहीं देना। पर मान लीजिए 100 का सामान है, 150 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपीज़ आपने वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपये वैल्यू बढ़ाई, तो फिर आप खरीदने पे 10 रुपये का टैक्स दिया, बेचने पे 15 रुपीज़ का कलेक्ट करेंगे 10%, तो आउटपुट टैक्स हुआ 15, इनपुट टैक्स हुआ 10, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 5 रुपये। कोई बच्चा इसे ऐसे भी निकाल सकता था, देखो सर 100 रुपये की चीज़ थी, हमने 150 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपीज़ हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, राइट? 50 रुपये वैल्यू बढ़ा रहे हैं। वैल्यू एडिशन किसी भी नाम से हो सकता है। आपने कोई लेबर से काम कराया तो लेबर का चार्जेस दिया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, प्रॉफिट जोड़ा, ये सब वैल्यू एडिशन में आएंगे। मतलब कोई भी किसी भी तरह से आपने खरीदने के बाद उस गुड्स की वैल्यू बढ़ाई है, चाहे आपने लेबर चार्जेस जोड़े हैं, चाहे आपने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी जोड़ी है, एम्प्लॉय की प्रॉफिट जोड़ा है, वो सब, तो सीधे 50 रुपये वैल्यू बढ़ाई। सर इसका सीधे 10% निकालो ना, 5 रुपये, आंसर वही आएगा। तो दो तरीके होते हैं जीएसटी कैलकुलेट करने के। एक तरीका है, एक तो पूरी सेल वैल्यू पे जीएसटी लगाओ, जितने में आप बेच रहे हैं उस पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगाओ, उसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे, और जो खरीदने पे दिया उसे इनपुट टैक्स, वो घटा दो तो आ जाएगा। या जो सेल वैल्यू है और जो परचेज वैल्यू है बिफोर जीएसटी लगने से पहले, जो सेल वैल्यू है और जो परचेज वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उस डिफरेंस को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं, उस पर सीधे जीएसटी की रेट लगा लो। चॉइस है, आप कैसे भी तरीके से जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है क्योंकि जो वैल्यू आपने बढ़ाई अपनी तरफ से, चाहे नाम कुछ भी दिया हो, लेबर चार्जेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉफिट, वो सब वैल्यू एडिशन का पार्ट है, इस पर जीएसटी देना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डीप में आप पढ़ें, डरिए नहीं, जितना आप डीप में पढ़ेंगे उतना आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। और टैक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। टैक्स के सारे सब्जेक्ट ईजी ही हैं, बस आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके जब उसे समझते हैं तो याद होता है। और कुछ चीज़ें प्लीज़ आप लिख के पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक याद नहीं होता, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देख के उस चीज़ को 5 बार लिख लीजिए। देख के उस टॉपिक को 5 बार लिख लीजिए कम से कम, आपको अपने आप वो टॉपिक याद हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।